हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्टडी रूफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी में डिस्कस करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कौन सा है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि 2/3 पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, यानी कि जो 2/3 भाग है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और कौन कौन से प्रावधान इससे लिए गए हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो यहाँ से ली गई है। और उसके बाद जो पब्लिक सर्विस कमीशंस थे, पब्लिक सर्विस कमीशंस वो सब यहाँ से लिए गए। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लगभग 66% से 70% तक का जो भी पोर्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। लेकिन उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के संविधान से लिया गया है। तो आज हम लोग उस बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ये टॉपिक पूरा लास्ट तक देखें तो आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखते हैं, अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से देखिए संसदीय व्यवस्था ली गई है, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। हमारे भारत देश की जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली पर आधारित होगी। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। और उसके बाद देखिए रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो भी कानून बनाए जाएंगे उसी का जो है रूल होगा। मतलब आप इसी तरीके से कि कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी कानून या अपने मन से कोई कानून ऐसे नहीं बना सकते। जो संसद के द्वारा विधि द्वारा कानून बनाया गया होगा उसी का पालन होगा और उसी का महत्व होगा। रूल ऑफ लॉ यानी सारी चीजें, जो रूल है वो लॉ का ही होगा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नहीं होगा। उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है, भारत के पास दो ऑप्शन थे कि या तो वो अमेरिका के जैसे डुअल नागरिकता ले लेता, जैसे अमेरिका में है कि पूरे अमेरिका की भी एक नागरिकता होती है, और दूसरी बात कि अमेरिका के जो स्टेट हैं उनकी अलग नागरिकता होती है, तो वहां पर दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा ही भारत के पास भी विकल्प था कि वो दोहरी नागरिकता की ओर जा सकता था, लेकिन भारत अपनी एकता को और अखंडता को बनाए रखने के लिए दोहरी नागरिकता को नहीं मानता है, वो एकहरी नागरिकता को मानता है, जैसा हमें ब्रिटेन की संसद में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। स्टैचू आपने देखा होगा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, यानी जो वैसे भी हम लोग देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जन्म ही एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर हुआ था। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे मौलिक हैं, यानी वो जीवन जीने के लिए बहुत आधारभूत अधिकार है कि ये अधिकार तो होने चाहिए जिससे एक अच्छा जीवन जिया जा सके। तो इसकी अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, हालांकि हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो जुडिशरी है वो अपने डिसीजंस को रिव्यू कर सकती है। मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो फाइनल ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ ह्यूमन एरर आ जाए या उसमें कुछ त्रुटि हो जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को पलट भी सकता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने डिसीजन को भी पलट सकता है। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई इंसान है तो इंसान से गलती हो भी सकती है। उसके बाद जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, देखिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बहुत महत्व रखती है। अगर जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंस ही नहीं होगी तो हमें न्याय नहीं मिल सकता है। तो न्याय दिलाने के लिए जो न्याय के पद पर न्यायाधीश बैठा है उसका स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, ठीक। अगर वो स्वतंत्र नहीं होगा तो किसी के दबाव में आकर फिर वो न्यायपूर्वक फैसला नहीं कर सकता। तो इसीलिए जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको अक्षुण्ण बनाई रखी गई है। किस तरीके से कि जैसे जुडिशियरी जजों के अपॉइंटमेंट में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, एक ये है। और दूसरी बात यह है कि उनका जो टर्न्योर है और टर्म ऑफ सर्विस है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उनकी सैलरी नहीं घटाई जा सकती उनके पद पर रहते हुए, उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता पद पर रहते हुए। तो ये सारी चीजें यह सुनिश्चित करती हैं कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंस है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और उसके बाद है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर कोई कदाचार या संविधान को नहीं मानता है राष्ट्रपति, तो ऐसे परिस्थिति में उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और महाभियोग की क्या प्रक्रिया होगी, ये प्रक्रिया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। उसके बाद अगर इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ले तो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए डीपीएसबी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी
ये एक ऐसी अवधारणा है जो यह बताती है कि जो प्रिंसिपल को डायरेक्ट करती है स्टेट को कि नहीं, आपको ऐसे और इस आधार पर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो अवधारणा है वो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा का जो नॉमिनेशन है, यानी राज्यसभा का जो नॉमिनेशन का तरीका है वो कहाँ से लिया गया है, वो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि राज्यसभा में मेंबर को कैसे नॉमिनेट किया जाएगा। जैसे हमें पता है कि हर राज्य में कुछ ना कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्हें राज्यसभा भेजा जाता है। ठीक, तो ऐसे मेंबर्स का नॉमिनेशन कैसे होगा, इसका कहाँ से प्लान लिया गया, ये इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रेसिड्यूरी पावर्स लिया गया। रेसिड्यूरी पावर्स क्या होते हैं, देखिए आपको पता होगा कि हमारी अनुसूची में वर्णित जो सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो केंद्र के सब्जेक्ट हैं जिन पर केंद्र सिर्फ नियम और कानून बना सकता है, दूसरे हैं राज्य के सब्जेक्ट जो स्टेट सब्जेक्ट होते हैं जिन पर सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है, और एक होता है कॉन्करेंट सब्जेक्ट जिन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। इनके अलावा कतिपय अगर कभी ऐसा सामने आता है कोई ऐसा विषय जिसके बारे में ना तो केंद्र में कुछ दिया है, ना राज्य में दिया है, ना कॉन्करेंट में दिया है, तो आखिर उन विषयों पर कानून कौन बनाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें डिजिटल करेंसी, तो डिजिटल करेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो ना तो सेंटर में था और ना ही स्टेट में था और ना कॉन्करेंट में था। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी पर यानी वो एक तरीके से रेसिड्यूरी पावर होगी, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जो कहीं भी मेंशन नहीं है, तो उस पर नियम बनाने का अधिकार किसके पास है, तो वो सेंटर गवर्नमेंट के पास है। तो रेसिड्यूरी पावर्स का जो डिवीजन है वो कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर किया गया है। और ऐसे केस में हम लोग देखते हैं कि रेसिड्यूरी पावर्स एक्सरसाइज कौन करता है, सेंटर। उसके बाद है गवर्नर्स। अगर गवर्नर की अपॉइंटमेंट की हम लोग बात करें, गवर्नर एक तरीके से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद ग्रहण करता है, एक तरीके से वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया ही कोई व्यक्ति होता है। तो ऐसे ही हर एक राज्य में गवर्नर की संकल्पना की गई और इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है, इसकी अवधारणा कनाडियन संविधान से ली गई है। उसके बाद हमारा आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेंटर सब्जेक्ट और स्टेट सब्जेक्ट के अलावा जो तीसरा सब्जेक्ट है कॉन्करेंट सब्जेक्ट, यानी जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, तो ऐसे लिस्ट की अवधारणा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और हमारे देश में मुक्त व्यापार करने की और मुक्त ट्रेड और कॉमर्स करने की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। उसके बाद आता है हमारा जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, और जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ डील करता है। ठीक है, इमरजेंसी की कंडीशंस में क्या क्या अधिकार होंगे और क्या क्या शक्तियां होंगी, और इमरजेंसी के कंडीशन में देश को कैसे गवर्न किया जाएगा, इन सब को कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान में। उस समय वेइमार जो है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता था जर्मनी का संविधान, तो वहां से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी यानी समता और बंधुत्व की अवधारणा कहाँ से ली गई है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है, जैसा हमें पता है कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की भावना कहाँ पर जन्मी थी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से जन्मी थी जब हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 का, तो उस समय जाकर ये धारणाएं वहां से निकली थी। तो इसलिए ये फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन में ही निहित है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये भावना हमारे संविधान में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, हमारा संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में दिया हुआ है, और ये पावर कहां से ली गई है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ आलोचनाएं हैं, और वो आलोचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये भी देख लेते हैं। संविधान की कुछ आलोचनाएं हैं संविधान सभा की, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर संविधान सभा की आलोचनाएं की बात करें तो कुछ लोग ये कहते हैं कि यह एक, देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि यह एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये हम लोग बात कर रहे हैं आलोचनाओं पर। तो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये हम लोग आलोचनाओं को डिस्कस कर रहे हैं। एक बार हम जान लें, अगर आलोचनाओं के बारे में कभी पूछे या कभी विकल्प में दे दे कि इनमें से कौन सी आलोचना है, तो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधानों को लिया गया है। ठीक है, तो ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद हम लोग देखें कि कुछ लोगों ने इसको एक कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा है।
ठीक है, कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2/3 हिस्सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का लिया गया। यहां तक कि एक नोटेड वेटेरियन थे जिनका नाम था पीडी देशमुख, और देशमुख जी ने ये कहा कि ये पूरी तरीके से इन्होंने कहा इट इज ए कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विथ एडिशन ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। आपको पता होगा कि उस समय वयस्क मताधिकार नहीं था 1935 में, तो उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी है, बस उसमें एक चीज और अलग से जोड़ दी गई है कि सबको वयस्क मताधिकार दे दिया गया है। ठीक, तो एक तो ये इसका हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां पर है कि अन इंडियन या इसको एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए जो इसका जो संविधान सभा का चुनाव था, मैंने आपको बताया था का चुनाव वो पार्शली इलेक्टेड था, यानी आंशिक रूप से लोग उसमें चुने हुए थे और आंशिक रूप से उसमें नॉमिनेटेड थे। ठीक है, मतलब जो चुने हुए थे वो ब्रिटिश प्रोविंस से चुने हुए थे और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां से नॉमिनेटेड थे। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजों का बहुत प्रभुत्व था और अंग्रेजों के द्वारा ही 4 जैसे कमिश्नर प्रोविंस थे, तो वहां से अंग्रेजों के लोग भेजे गए थे और बाकी कुछ इलेक्टेड पीपल थे, कुछ नॉमिनेटेड पीपल थे। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर पूरे जो इंडिया का सेंटिमेंट था वो यह संविधान सभा प्रदर्शित नहीं करती थी, यानी कि जो इंडियन के लोगों का स्पिरिट था या जो इंडियन लोगों का प्रतिनिधित्व था, ये भारतीय लोग जिनको वास्तविकता में भेजना चाहते थे उसको ये संविधान सभा नहीं प्रदर्शित करती थी। ठीक है, तो एक तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। दूसरी बात यह है कि ये अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन था। अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो गांधी जी जिनकी अवधारणा रखते थे, जैसे कि गांधी जी एक स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि वो चाहते थे कि विलेज इंडस्ट्री पर ज्यादा फोकस किया जाए। ठीक है, तो यहां पर एक तो गांधीयन आइडियोलॉजी के जो लोग थे वो इसमें बहुत मतलब अन गांधीयन आइडियोलॉजी के लोग भी इस संविधान सभा के मेंबर्स थे। जैसे जो बी आर अम्बेडकर साहब है वो गांधी जी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते थे, क्योंकि गांधी जी जो थे वो वर्ण व्यवस्था को कहीं ना कहीं मानते थे और बी आर अम्बेडकर साहब उसको नकारते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अन गांधीयन आइडियल्स पर बिलीव करते थे, वो इस संविधान सभा में मौजूद थे। उसके बाद एक चीज ये आलोचना की जाती है कि ये एक ह्यूज साइज का है या बिग साइज का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बात भी सही है, ठीक है, कि ये बिग साइज का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 450 से प्लस आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कितना मोटा दस्तावेज है। तो ये बात भी सही है। तो इसके साइज को लेकर ये कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ह्यूज या बिग साइज कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और इसमें मत है कि ये एक लॉयर्स ऑफ पैराडाइज था, लॉयर्स का, यानी यह वकीलों के एक समूह द्वारा रचित संविधान था। ठीक है, एक ये हमें आलोचना सुनने को मिलती है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जितने भी मेंबर थे, ज्यादा से ज्यादा मेंबर वो सब कहीं ना कहीं बैरिस्टर थे, लॉयर थे, और उन सब लोगों ने, जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉयर थे, और भी उसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सब लॉयर्स ही थे कहीं ना कहीं। बहुत कम ऐसे मेंबर्स थे जो लॉयर्स नहीं थे। तो ऐसा इसकी आलोचना करने वाले लोगों ने कहा कि नहीं, यह वकीलों के द्वारा बनाया गया एक संविधान है। तो ये हमारी कुछ आलोचना हो गई। तो आलोचनाओं के विषय में भी हमें जानना है और यह भी जानना है कि संविधान का हमारे स्रोत कहाँ कहाँ से है। अब हम लोग अगली क्लास में प्रीएम्बल देखेंगे और शेड्यूल्स देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना पहला आर्टिकल क्या होता है, और उसके बाद आगे की क्लासेस को देखा जाएगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।